है देने आ रही, दलित मेरे भाई आग चारों ओर छा रही, मेरे भाई आग चारों ओर छा रही, दलित मेरी बहन आग चारों ओर छा रही। आँख खोल देख जिंदगी खूनों नहा रही, आँख खोल देख जिंदगी खूनों नहा रही, दलित मेरी बहन आग चारों ओर छा रही। एक साल हुआ, इसमें न्याय मिला है? अभी तक नहीं है। हमारा सबको पता है SC/ST एक्ट संशोधन हुआ है, उसमें चार्जशीट 60 दिन में होना चाहिए और केस का ट्रायल भी 60 दिन में खत्म होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। मगर किसी के ऊपर SC/ST एक्ट का केस हुआ तो वो 60 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, ट्रायल खत्म होना चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए। मगर हमने देखा है 1 साल हुआ है, फिर भी हमारा न्याय नहीं मिल रहा है इस केस के अंदर। ये सिर्फ अकेले केस नहीं है, हम सिर्फ हाथरस का केस के लिए ये बात नहीं कर रहे। हर दिन कम से कम 9 दलित महिला के ऊपर आज भी रेप हो रहा है। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। NCRB 2020 रिलीज किया है 1 हफ्ते के पहले, उसमें देखे तो more than 9 दलित women and girls are raped every day। मगर हर दिन इसी तरह घटना हो रहा है। लास्ट साल भी है 29 को जरूर ये हाथरस लड़की के साथ और एक घटना हुआ है, मगर हमको उनको जानकारी नहीं है क्योंकि उसी में इतना गंभीर का पुलिस का व्यवहार नहीं हुआ और हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। मगर गवर्नमेंट का आंकड़ा देखते तो हर दिन हो रहा है, सिर्फ उसमें एक ही लड़की के बारे में हमको पता है 1 साल के अंदर। हम सिर्फ एक लड़की के ध्यान रख रहे हैं, 1 साल हुआ केस में क्या हुआ है, मगर उनके साथ और 8 लड़की का हुआ है उसी दिन, मगर उसके बारे में सोचने के लिए किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइम भी नहीं है। हमको सिर्फ न्याय नहीं चाहिए, जल्दी न्याय चाहिए क्योंकि वो हमारा हक है। SC/ST एक्ट में हमको संशोधन में मिला है 60 दिन के अंदर हमारा कार्रवाई होना चाहिए, मगर उसी के बाद भी इतना लोगों को पता है इस केस के बारे में। हर ऑर्गेनाइजेशन, वो छोटा हो बड़ा हो, दलित हो नॉन दलित हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरीका ऑर्गेनाइजेशन इस केस को हैंडल किया है, मतलब मदद किया है वो सर्वाइवर को। वो फैक्ट फाइंडिंग किया, कुछ लोग पुलिस के साथ जाके बात किया, कुछ लोग लीगल इंटरवेंशन किया, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन चाहिए करके वो हाथरस केस में CRPF का प्रोटेक्शन दिया है। मगर इतना और संगठन हमारा आदम भी इंटरनेशनल लेवल पे इस केस को लेके गया है, मगर फिर भी इतना करने के बाद, इतना ऑर्गेनाइजेशन सब मिलजुल के करने के बाद भी गवर्नमेंट का इतना है दलित महिला के ऊपर हुआ घटना को ये न्याय नहीं मिला है। जल्दी उन लोगों को बाहर भी लेके जाना, मतलब उनको इतना प्रोटेक्शन दे दिया गवर्नमेंट ने, वो सिर्फ अकेले फैमिली है, एक बड़ा जगह पे अकेले रह रहे हैं, उसको इतना डर लग रहा, उसको ये भी है मुझे बाहर लेके जाना, कहीं नोएडा में कहीं पे मुझे जगह दे दो, वहाँ हम नॉर्मल लाइफ, सीधा साधा लाइफ रहेंगे। यहाँ बहुत डर के हम नहीं रह सकते। 1 साल में उनको इतना दबाव है, पता नहीं कब क्या होगा। इसी संदर्भ में हमने गवर्नमेंट में अभी भी उसका रिहेबिलिटेशन का नहीं हुआ है। ये जो पितृसत्ता, ये जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद यदि अब तक संचालित हो रहा है तो उसको कंधा हम दे रहे हैं। हम में से जितनी भी स्त्रियां मांग भरती हैं या सिर पर पल्ला रखती हैं तो हम उस पितृसत्ता का और मनुवाद का खुला समर्थन करती हैं। और यही वजह है कि सामने वाला हम पर बुरी तरह से अटैक करने से नहीं घबराता, क्योंकि उसको पता है
कि वो जिंदा रहेगा, कि हम लोगों को यदि हम इसके संघर्ष के लिए निकल पड़े हैं तो हमें सोचना होगा कि हम किन किन जगहों पर इस पितृसत्ता पर हम चोट करते चले, कि आपकी अस्मिता बनी रहे, आपका व्यक्तित्व, आपकी स्वतंत्रता बनी रहे। हम सारे के सारे हाथरस का कांड होने के बाद एकदम स्तब्ध थे कि कैसे किसी भी व्यवस्था में बगैर परिवार की अनुमति के, जबकि वो लगभग लेट कर मांग कर रहा है कि हमें हमारी बेटी का चेहरा तो देख लेने दिया जाए, लेकिन ये प्रशासन कैसा प्रशासन है कि उस बेटी का चेहरा देखने की इजाजत परिवार वालों को नहीं देता और चुपचाप आधी रात को, आपने तो बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, अंतिम संस्कार। क्या वाकई अंतिम संस्कार ऐसा होता है? ये तो बर्बरता पूर्वक जला दी गई देह थी। आपने जीती जागती देह का भी कोई सम्मान नहीं रखा और मरने के बाद भी उस देह का कोई सम्मान नहीं। क्यों अपनी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं लाते? आप एक साथ स्वतंत्र देश में भी रहना चाहते हैं, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश में भी रहना चाहते हैं, और उसी वक्त आप मनुवाद के भी पैरोकार बने रहना चाहते हैं। चाहे शिक्षित वर्ग हो चाहे अशिक्षित वर्ग हो। शिक्षित वर्ग में मैं चलिए बिल्कुल ताजे जो आपकी स्मृतियों में अभी होंगे, रोहित वेमुला का नाम ले लूं, पायल तड़वी का नाम ले लूं, ये दोनों के दोनों एक एक पत्र लिखते हैं, एक अपनी आत्महत्या का कारण बताता है, एक अपनी आत्महत्या का, दोनों ही अपनी आत्महत्या का कारण बताते हैं और दोनों बहुत अलग अलग तरीके से, बौद्धिक तरीके से बात करते हैं। वहाँ भी कोई न्याय अब तक नहीं मिला है। जो प्रताड़ित करता है, जो पीड़क है, उस पीड़क की सजाएं माफ हो जाती हैं। करेला और नीम चढ़ा, दलित भी है, स्त्री भी है, इसकी बात भला कौन सुनेगा, इसकी बात भला कौन करेगा? ये तो दबा दिया जाएगा। करणी सेना अपना चैनल लेकर के, GTV लेकर के वहाँ घूम रहा था जिस दिन हम गए थे, और अलग से एक बयान जारी कर रहा था कि ये सारा का सारा तो क्राफ्टेड है। ये वो उसके भाई को, उसकी माँ को, जिसकी माँ को सुनाई नहीं दे रहा था, वो अपने कान के दर्द से पीड़ित थी, वो उनके ऊपर सारे के सारे आरोप लगाए जा रहे थे। उनकी उस बच्ची की भाभी जो इतने मुखरता के साथ, बुआ इतनी मुखरता के साथ जो बात कर रही थी कि हमें हमारा न्याय दे दीजिए, उनके साथ कोई भी, मतलब ये तो हम सबकी आंखों के सामने गुजरा और फिर भी वो जैसे का तैसा बना हुआ है। अब तक कोई परिणाम उसका नहीं निकला। क्या सरकार भी ऐसे तमाशा कर रही है महिलाओं के साथ, और जो हमारी देश की कोर्ट कचहरी भी यही तमाशा कर रही है, तो मामला बहुत सीरियस है। और क्या कोई कमी है हमारे देश में कानूनों का? दिल्ली का निर्भया की वजह से जो कानून इधर हमारे देश में था वो बहुत सशक्त किया, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किया, और पहले जो रेप का, बलात्कार का जो परिभाषा था पहले, उसको बदलकर बहुत सारे चीज इसके साथ जोड़ा है हमारी दिल्ली का निर्भया के बाद। इसके बाद क्या कोई रेप खत्म हो गया? क्यों नहीं है? मैं बताना चाहती हूँ, आप ही को भी पता है, महिला पक्ष वाली, बच्चों पक्ष वाली, यानी हमारे लिए इस देश की संसद ने बहुत सारे कानून बनाया है। और ये कानून ऐसा वैसा कोई सत्ते पे जो सरकार बैठा है उनकी मेहरबानी से नहीं, इस देश की महिलाओं की जो डेड बॉडी के ऊपर, उसकी ब्लड का ऊपर खड़ा होके इस देश की संसद ने कानून बनाया हमें उस सारे चीज से मुक्त कराने के लिए। कौन पालन कर रही है इसको? सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फंड बजट के अंदर देना चाहिए था, ये सारी कानून
कैसे कानून होने के, किताब में कानून लिखने से कुछ होगा फर्क? होगा? नहीं होगा। किताब में जो कानून है वो कानून को उतार कर हमारी जिंदगी में लाना है तो उसका सिस्टम खड़ा करना है। वो सिस्टम खड़ा करने के जो काम है वो सरकार की काम है। मोदी और शाह, मोशा दोनों बैठ के दूसरे चीजें कर रही है। कैसे दोनों को एक दूसरे से क्या है लड़ाई करवा सकती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और इस तरीके की घटनाएं, हाथरस की घटना, बहुत सारी ऐसी घटना है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ गुड़ मंडी की घटना। उसी दौरान जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, किसी के घर में काम करती थी और वहां पे उसको मारकर उसको फांसी पे लटका दिया गया। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। अभी जो नांगल गांव की घटना, 12 साल की लड़की को शमशान घाट में उसके साथ रेप हुआ और उसको जिंदा जलाया गया। तो इसी तरीके से जो घटना है, ये राबिया की घटना है, जो आज लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन ये जो मोदी की सरकार, जो इनके जो विधायक हैं और जो इनके लोग हैं जो इसमें पाए गए हैं रेप में, तो उनको वो प्रोत्साहन देते हैं, स्टेज पे बुला के वो फूल माला चढ़ाते हैं और उधर से क्या कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज तो हमें ये खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर बहनों कि बेटी बचाना तो इनसे पड़ेगा। ये क्या जो ये खोखला नारा दे रहे हैं, आप देखिए लव जिहाद के मुद्दे पर जो कैसे कानून लेकर आ रहे हैं यूपी के अंदर, ट्रिपल तलाक का किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बगलाने का काम किया। और अभी हरियाणा में इज्जत के नाम पर हत्या। हमारा अपना अधिकार है हमारे जीवन साथी को चुनने का, लेकिन आज ये देश की जो सत्ता, भाजपा सरकार जो बैठी है, ये महिलाओं के जो ये नारे दे रही है, ये बहुत खोखले। पिछले 7 साल में जो अचानक जो दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, जान लेने के हमले हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर और बच्चियों के ऊपर, जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके ऊपर बलात्कार, जो सामूहिक बलात्कार के और उसके बाद उसे कत्ल करने के, उसके हत्या करने के जो जितने मामले सामने आ रहे हैं वो हमें बिल्कुल दहला दे रहे हैं। और पाशविकता की जितनी भी सीमाएं हैं, पाशविकता, हैवानियत, जिसे और कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, वो इतनी बढ़ गई है कि लगता है कि यहाँ से इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत उठ चुकी है। आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन ये किया जा रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि सभी को सुरक्षा मुहैया करें। उसकी नज़र में सभी नागरिक एक जैसे होते हैं, होने चाहिए। संविधान में लिखा है कि राज्य सभी की सुरक्षा का इंतजाम करे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हाथरस में? पुलिस रात के 2 बजे जिस बच्ची पर बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार, और उसके बाद उसकी हत्या होती है, उसी में उसकी मौत होती है, उसे बिना उसके परिवार की सहमति के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना रातों रात जलाकर उस सबूत को मिटा देना चाहती है और मिटा दी। जो गुनहगार है, जो बलात्कारी है, उन बलात्कारियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्हें बार बार जबकि SC/ST एक्ट लगने के बाद कभी भी उन्हें बाहर नहीं छोड़ा जाता है। मतलब उसे क्या कहते हैं, बेल नहीं दिया जाता है, बेल नहीं मिलती है। इस केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर बार बार उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, बेल के नाम पर बाहर निकाला जा रहा है। इसका यही मतलब है कि पुलिस और प्रशासन और राज्य मिलकर यहाँ न्याय दिलवाने की इनकी कोई कोशिश नहीं है, बल्कि इस केस को दबाकर ये दिखाना चाहते हैं कि दलितों के लिए उनके मन में या उनके सरकार को कोई, उनके मन में उनकी कोई मूल्य नहीं है। जब मायावती की सरकार वहाँ पर आई है, तब
22 और 23% जो वोट उन्हें इकट्ठा वोट जो मिले हैं उसी की बदौलत वो जीत कर आई है। मैं समझती हूँ कि अगर आज भी अगर हम चुप रहे और ये डर का जो माहौल है, इस डर के माहौल से में भी आज अगर हम नहीं बोले तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो हमें सवाल करेगी, हमें पूछेगी कि आपने हमें ऐसा हिंदुस्तान दिया है, ऐसा भारत दिया है कि जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए तरस जाएंगी। जो शिक्षा का अधिकार हमें संविधान ने दिया है वो हमसे छीनता जाएगा। इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले जो सबसे बड़े जो नुमाइंदे हैं, जिनको चुना गया है, हमने और आपने कभी चुना होगा, वो एक विकृत व्यवस्था यहाँ पर फैला रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि ऐसी विकृत व्यवस्था को हम ठीक ठाक नहीं करें? क्या हम चाहते हैं कि ऐसी विकृत व्यवस्था में हमारे बच्चे पढ़े लिखे और एक विकृत मानसिकता लेकर यहाँ के नागरिक बने? कतई नहीं चाहते हैं। मैं कहूँगी इस अत्याचार का एक इतना लंबा इतिहास है कि जब ये लिखा जाएगा तो हमारे आपके खून से लिखा जाएगा और उसमें बड़ी बड़ी किताबें भर जाएंगी जितना अत्याचार हुआ है। सबसे पहले जब पीड़िता ये कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो कहते हैं झूठ बोल रही हो। फिर परिवार कहता है कि हमारी बेटी के साथ इस तरह की ज्यादती हुई है, कहते हैं परिवार भी झूठ बोल रहा है। फिर पत्रकार कहता है कि मैंने इस घटना को देखा है, मैं इस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पत्रकार भी झूठ बोल रहा है। पत्रकार न सिर्फ कि झूठ बोल रहा है बल्कि इस तरह की रिपोर्टिंग करने वाले, इस तरह के मामलों को दर्ज करने वाले पत्रकारों पर केसेस हो रहे हैं। आज जबकि 1 साल बाद हम हाथरस की उस अपनी बहन का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जब हम ये बात कर रहे हों तो एक बार सिद्दीक कप्पन, उसके साथी और उनके परिवार के बारे में भी थोड़ा सा सोचें, एक दिमाग की एक छोटी सी खिड़की उनके लिए खोल लें कि वो भी एक व्यक्ति है जो इस मामले पर रिपोर्टिंग करने जा रहा था और अभी तक अपने परिवार से 1 साल बाद भी नहीं मिल पाया है। तो हाथरस की उस युवती के अलावा एक और जो परिवार है, बल्कि 4 और जो परिवार हैं जिनको इंसाफ चाहिए, वो कप्पन और उसके साथी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन ये कप्पन को उठा लिया गया पुलिस के जरिए, गिरफ्तारी तो खैर क्या होती, रास्ते में उसको जिस तरह से पकड़ा गया, उसी दिन मैं जा रही थी हाथरस। मैं इराक जा रही थी, नहीं कहा मुझसे कि मत जाओ। जब मैं अफगानिस्तान जा रही थी, नहीं कहा मुझसे कि मत जाओ। जब मैं कश्मीर जा रही थी, मुझसे नहीं कहा गया कि मत जाओ, मेरा काम है ये। जब मैं हाथरस जा रही थी तो मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मुझसे पूछा क्या जाना ज़रूरी है? क्योंकि आप विश्वास करिए कि जब कोई पत्रकार खड़ा होता है, जब कोई वकील खड़ा होता है, जब कोई जज खड़ा होता है, जब कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, हम जैसी महिलाएं यहाँ पर हम खड़े, आप विश्वास कीजिए ये खतरे से खाली नहीं है। अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं, न जाने हम क्या बोल जाएं और कब जो है कुछ देश के खिलाफ हो जाए, कब यहाँ पर हम राजद्रोह कर दें, हम क्या बोल दें, कुछ पता नहीं है। हर एक शब्द को नापा तोला जाता है। जब हाथरस की घटना होती है तो एक लड़की के साथ ज्यादती होती है, लेकिन हजारों लड़कियों की हिम्मत टूटती है। जब एक लड़की के साथ ज्यादती होती है, हजारों लाखों लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। जब उस परिवार के साथ मैं बातचीत कर रही थी, वहां पे समझने की मैं कोशिश कर रही थी, मैंने गांव में और भी लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश की। आप विश्वास कीजिए कि जो कमजोर तबके हैं, जिनके साथ हमेशा से सिस्टम ने ज्यादती की है, सिस्टम ने बलात्कार किया है, उन पूरे समाजों के साथ, और जब अब यहाँ आके अगर वो स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों की हद तक पहुँच भी जाती हैं, फिर एक हाथरस वाली घटना होती है और बहुत सारे साल हमें पीछे ले जाती है। कि इस बात का ध्यान रखिए कि जब इस लड़की के साथ न सिर्फ की ज्यादती हुई, उसके साथ मारपीट हुई, वो एक ऐसी हालत में थी, जब उसने बयान दिया, जब वो हिल नहीं पा रही थी, तब भी उसने हिम्मत जुटाकर एक वाक्य कहा और कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। हमारी सरकार ये चाहती है कि वो हिम्मत भी टूट जाए। क्या उत्तर प्रदेश के हाथरस के उस गांव में देश का संविधान लागू होता है या नहीं? क्या उत्तर प्रदेश के हाथरस का वो गांव देश के संविधान की परिधि से बाहर है? कौन पूछेगा ये सवाल?
किससे हम उम्मीद करें? आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ, आप में से हर एक भारत का नागरिक है, आप में से हर एक को वो अधिकार मिले हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आपको, मुझे, गार्ड को, ड्राइवर को, यहाँ खड़े हुए तमाम लोगों को। पता चला मुझे एक न्यूज चैनल के माध्यम से कि मनीषा की डेथ हो चुकी है। मैं नहीं मानती कि उस बेटी की ये डेथ ऐसे ही हो गई। डेथ शब्द नहीं है, वो मर्डर है, वो सिस्टम के द्वारा, उन लोगों के द्वारा मर्डर है जो 4 लोगों ने गैंग रेप किया। जब वो 2:30 बजे रात को उस बेटी को जलाया जा रहा था तो वो सिर्फ मनीषा की डेड बॉडी नहीं थी, हमारे देश के दलित समाज के नागरिकों की आइडेंटिटी, उनकी गरिमा को जला रहे थे आप। हमारे देश की 49% महिलाओं की आबादी की गरिमा को जला रहे थे आप। किस लिए जला रहे थे? सच को छुपा सके। किस लिए जला रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर का झूठा बहाना बना करके कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। जो उस परिवार के आंखों में जो दहशत थी, ये दहशत किसी और ने नहीं, हमारे सिस्टम ने उनके अंदर दी हुई है। 14 सितंबर 2020 को उस बिटिया के साथ अपराध होता है और उसमें से जो 4 इसमें एक्यूज हैं, जो कल्प्रिट हैं, उसमें से एक कल्प्रिट का जो फादर है वो उसी चंदपा थाने में जॉब करता है। आप सोचिए, एक तो वो पीड़ित वाल्मीकि समाज से आने वाला परिवार, गरीब परिवार, जिसको समाज में इक्वलिटी नहीं दी गई, और जो एक्यूज हैं उनके परिवार के सदस्य उस चंदपा थाने में नौकरी कर रहे हैं। क्या उनकी सही से FIR लिखी जाने की संभावना है? ये संभव नहीं था। जब वो बेटी के ब्रदर और मदर वहां पर लेकर के गए उस बेटी को, आप देखेंगे जब वो वीडियो, अगर सभी ने देखा, हम सब लोग उस घटना से वाकिफ हैं, जमीन में फर्श पर उस बेटी को लिटाया गया है। कांस्टेबल खड़े होकर के वहां पर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और वो बेटी बोल रही है कि जबरदस्ती की गई, और अगर हमने जबरदस्ती से अपने आप को बचाने की कोशिश की तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई, गला दबा दिया। जिस थाने में वो पीड़िता ये बात बता रही है, फिर क्यों FIR में धारा 376 नहीं लगाई गई? और आप परिवार पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है। कंपनसेशन के लिए उन्होंने झूठी FIR कराई है। जो इसमें मेन एक्यूज है लड़का संदीप सिंह, उसकी गिरफ्तारी 20 तारीख को होती है, ना कि 14 तारीख को। जबकि 14 तारीख को वो पीड़िता थाने में बोल रही है, पहली बार अपनी माँ को, अपने भाई को बता रही है। क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? धारा 307 भी लगी हुई है, SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है। उस बेटी ने 15 तारीख की रात को ही, जब वो पूरी तरीके से होश में आई, अपनी माँ को ये बात बताई कि मेरे साथ इन 4 लड़कों ने गैंग रेप किया है और मुझे जान से मारने की कोशिश की है। 16 तारीख को ही, मात्र 2 दिन बाद, बिटिया के पिता जाते हैं थाने में, SO के यहाँ पर, CO के यहाँ पर, और थाने चंदपा में अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके दे करके आते हैं लड़कों के नाम। लेकिन 22 तारीख तक उस बेटी का कोई बयान लेने भी नहीं जाता। नेग्लिजेंसी आपकी तरफ से, सिस्टम पूरा नेग्लिजेंसी दिखा रहा है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है, क्योंकि इस देश में कास्ट, क्लास सब मैटर करता है। तो इसीलिए उन्होंने नहीं स्टेटमेंट लिया। लेकिन मैं फिर अगेन कहूंगी कि हमारा कानून ही हमें न्याय नहीं दिलाता है। जब तक हमारे सामाजिक आंदोलन एकजुट होकर के स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े नहीं होंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें किसी से कुछ छीनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस देश के नागरिक हैं, इक्वल अधिकार हमारा है, और हमसे जो छीना गया उसको हम वापस भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब हमें अगर तुम रोकोगे तो हम रुकेंगे नहीं। अब हम अपना शोषण नहीं चाहते हैं, और वही डिग्निटी की लड़ाई हम अपनी मनीषा के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हजारों सालों से गुलामी बेड़िया चीख कर कहती है चाहिए चोर। हजारों सालों से गुलामी बेड़िया चीख कर
जाओ ये